बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर चेक्स एंड बैंक अकाउंट। कि जब हमें चेक रिसीव होता है, जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं, हम उसको एंडोर्स करते हैं, चेक आपका ऑनर हो जाए तो क्या होता है, चेक आपका डिसऑनर हो जाए तो क्या होता है। तो इन सारी चेक के ट्रीटमेंट्स को देखेंगे और ख़ास तौर पर बैंक अकाउंट को देखेंगे। और इस बैंक अकाउंट को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये एंट्रीज क्लियर हो गई तो ऑब्वियसली जो आगे हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं जिसको हम बीआरएस कह रहे हैं, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यकीन जानिए वो कहते हैं ना कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे वो हम स्टूडेंट लोग होते हैं ना, तो एक टर्म यूज़ करते हैं हलवा है, तो वो हलवे वाली हिसाब हो जाएगा कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। और वो वाकईतन ही ईजी इसलिए होगा कि आप उसकी रूट को समझ जाओगे। जब आपको किसी भी चीज़ का रूट समझ आ गया तो फिर तो आगे का मसला प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। अब उसके पीछे इनफैक्ट क्या चल रहा है, जर्नल चल रहा है, मतलब उसके पीछे एंट्री चल रही है। अगर आपको एंट्री समझ आ गई तो फिर आपको अकाउंट या उसकी रिकंसिलेशन या जो भी प्रोसीजर है वो आपके लिए बहुत आसान हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें 14 एंट्रीज हैं टोटल यहाँ पे जो कराई गई हैं, और उसके ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट जिस तरह हम इसको कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखी है। साथ साथ हम एंट्री करते चले जाएंगे, साथ साथ मैं इसकी नरेशन या एंट्री जो है उसको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। तो अंडरस्टैंड करते चले जाना है, और इसका मकसद हमारा असल में बीआरएस को अंडरस्टैंड करना है। और दूसरी, ये जो हम एंट्रीज जितनी पास कर रहे हैं ये हम अपने बिजनेस में एंट्री पास कर रहे हैं। और वो मैंने शुरू में जर्नल में भी बताया हुआ है कि जब भी आप एंट्रीज पास करें तो आप अपने आप को ऐसे कंसिडर करें जैसे यू आर द अकाउंटेंट and you are sitting in the business, so you have to pass every entry according to the mindset of an accountant। यानी ऐसे आप समझो कि जैसे आप खुद अकाउंटेंट हो और एक बिजनेस में आप बैठे हुए हो, तब आपको चीज अंडरस्टैंड होगी। आपने दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, आपने अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना है। मीन्स कि ये हमारी कैश बुक के अंदर जाके इनफैक्ट जो रिकॉर्ड होनी है ये वो वाली एंट्रीज हैं। तो अब जब बीआरएस हम बनाते हैं तो उसमें हम कंपैरिजन दो ही चीज़ों का तो करते हैं, एक कैश बुक होती है और एक जो आपकी पासबुक होती है, उन्हीं का ही तो डिफरेंस आ रहा होता है। और उस डिफरेंस को हम रिकंसाइल करते हैं एक स्टेटमेंट के जरिए, जिसे कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सो इन ऑर्डर टू मेक द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स, दीज एंट्रीज वुड डेफिनेटली विद द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वो बात कर रहा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। चेक आपको डेटर से रिसीव होगा ना, क्रेडिटर तो से तो होगा नहीं। डेटर कौन होता है? डेटर इज द पर्सन फ्रॉम होम दैट पर्टिकुलर बिजनेस हैव टू रिसीव द मनी। उसको जहां से उसको पैसा रिसीव करना है, जिसे पैसा लेना है, मतलब जिसको चीजें बेची हुई हैं, या आप यूँ भी कह सकते हो जिसने चीज़ें हमसे खरीदी थी, वो हमारा डेटर है, वो बिजनेस का डेटर है, उससे पैसे लेने। अब वो या तो वो कैश दे या हमें चेक दे दे, या वो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कर रहा है तो वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे हमें उसने चेक दे दिया, अब हमें वो चेक रिसीव हुआ है। अब यहाँ हम गलती ये करते हैं कि आमतौर पर चेक का जब भी लफ्ज़ जहन में आता है तो हमें लगता है जी बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि चेक जो है वो तो बैंक में आता जाता है ना। लेकिन यहाँ जब आपको चेक रिसीव हुआ है तो अब बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। हम ये नहीं करेंगे कि बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर दें, और डेटर ने तो ऑब्वियसली क्रेडिट होना ही है क्योंकि वो हमारा एसेट था, रिसीवेबल था। तब जब उसने पैसे दे दिए तो हमारा डेटर कम हो जाएगा, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। डेटर ने तो क्रेडिट होना है। यहाँ पे जनरली डेटर लिखा हुआ है, मीन्स वहां पर नाम आएगा बिजनेस के अंदर, उस पर्सन का नाम आएगा, व्हाट्सएवर जो भी उस बंदे का नाम है, काशिफ है, असलम, अकरम, अली, अहमद, व्हाट्सएवर जो भी नेम है वो वहां पर आएगा डेटर का। हाँ, अगर नाम नहीं आता तो फिर आपको डेटर्स अकाउंट लिखना है। अगर वो नाम नहीं बताता तो फिर आपको पता नहीं, जब नाम नहीं है तब क्या करें, अब आपने उसकी जनरल कैटेगरी लिखनी है जो कि डेटर हो गया। क्रेडिटर के केस में हम क्रेडिटर लिखेंगे, अगर क्रेडिटर का नाम मेंशन है तो हम वो यूज करेंगे। इन केस ऑफ पेमेंट क्रेडिटर आता है। अच्छा, यहां पे देखें बैंक नहीं आएगा, कैश आएगा। अब ये कैश क्यों आएगा? इसलिए कि जो आपको चेक अभी रिसीव हुआ है वो बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ गया होगा, वो तो चेक उसने आपको दिया है। अब वो चेक आपके पास आया है अभी, अब आप जब तक उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराओगे तो बैंक बैलेंस तो आपका नहीं बढ़ जाएगा। जब तक वो चेक बैंक में नहीं जाता बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। हाँ, वो जेब में आपके पड़ा रहे, वो वॉलेट में आप लेके फिरे, आप बिजनेस के ड्रॉर में रख दे, वहां पर कहीं पड़ा रहे, महीना पड़ा रहे, तो मतलब बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ जाएगा। तो चेक जब हमें रिसीव होता है तो हम उसको बैंक नहीं ट्रीट करेंगे, हम उसको यही ट्रीट करते हैं कि जैसे वो कैश आया। सो दैट्स व्हाई द एंट्री इज कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट। और डेटर के अंदर मींस की जनरल कैटेगरी अगर नेम होगा तो यहां पर नेम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चेक असलम से रिसीव हुआ है तो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट टू असलम अकाउंट। और नरेशन है जी, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमें चेक रिसीव हो, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी डेबिट वाली वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है। मींस इसको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर
कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, खास तौर पर बैंक को देखना है। अब यहाँ पे बैंक नहीं आता और यही अगर हमने गलती कर दी है कि चेक रिसीव करते वक्त हमने बैंक को अगर डेबिट कर दिया तो मीन्स दिस इज एन एरर। जब तक वो डिपॉजिट नहीं होता, या तो वो डिपॉजिट करा दो तो तब वो आपके बैंक में अगर पैसे आ गए तो फिर आपका वो डेबिट हो जाएगा, लेकिन समटाइम वो डिसऑनर भी हो जाता है चेक। एनी हाउ मीन्स के बैंक बैलेंस तब बढ़ेगा जब बैंक का बैलेंस रियल में कैश आता है और वो बैलेंस बढ़ता है। सेकंड है डिपॉजिटेड द अबव रिसीव्ड चेक विद बैंक, मतलब जो आपको ये जो चेक रिसीव हुआ है ये वाला अब बैंक में डिपॉजिट करा दिया। मिला मतलब हो सकता है आज मिला और 5 दिन बाद हमने डिपॉजिट करा है। अब 5वें दिन हम एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास किस फॉर्म में ये चेक पड़ा हुआ था, कैश ट्रीट किया था हमने इस चेक को, अब वो कैश कम हो जाएगा क्योंकि अब वही चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। ये डिपॉजिट ऐसे ही होता है जैसे आप बैंक में जाके पेन स्लिप होती है ना, तो उसके ऊपर आप पैसे लिख के और उसको आप डिपॉजिट कर देते हो, इसी तरीके से चेक भी डिपॉजिट होता है। चेक ये होता है कि आपको किसी ने दिया है, अब पैसे उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, लेकिन आपको वो जो चेक है वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा। वो फिर चेक को क्लियर होने में 1-2 दिन लग जाते हैं या बाज़ार फौरी हो जाता है, तो वो जब क्लियर होता है मतलब वहाँ उसके अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह जो होती है। तो अब जब हमने चूंकि बैंक में जमा करा दिया तब क्या होगा, अब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा, अब डिपॉजिट हमने करा दिया। अब यहाँ एक चीज जहन में आ सकती है कि अच्छा जी अभी हम डिपॉजिट करें तो अभी पता नहीं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, हो सकता है कल बढ़े परसों बढ़े, तो हमें तो तब करना चाहिए। नहीं, जब चेक आप डिपॉजिट करा दोगे बैंक के अंदर वो कब बढ़े इससे हमें गर्ज नहीं है। अकाउंटिंग का लॉ ये कहता है कि आपको जब बैंक में आपने चेक डिपॉजिट करा देना है तो मींस आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देना है। हाँ, वो बैंक में बढ़ा या ना बढ़ा वो आपको बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा और यही वो फर्क पड़ जाता है जिसको हमें फिर बीआरएस के तहत हमें उसको रिकनसाइल करना पड़ता है कि अगर वो नहीं भी बढ़ा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। एनी हाउ बैंक बैलेंस यहाँ पर डेबिट होगा और वो कैश था, कैश अब हमारे पास से चला गया, कैश क्रेडिट हो गया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी जिसके अंदर वो एंट्री जिसके अंदर बैंक और कैश आ जाए वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है, चाहे वो कैश डेबिट हो या क्रेडिट हो, चाहे बैंक डेबिट हो या क्रेडिट हो, मतलब दोनों आ जाएंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री है। बीइंग चेक रिसीव्ड नाउ डिपॉजिटेड, अब वो डिपॉजिट करा दिया और ये रकम इस तरह आ जाती है। इसको अंडरस्टैंड करना है, बाकी इनफैक्ट हम जर्नल तो कर ही नहीं रहे, हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बैंक डेबिट क्रेडिट इनफैक्ट कब होता है। तीसरी अगर आप देखें तो इसमें कहता है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एक ही लाइन में है, मतलब रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। अब देखो जब रिसीव एंड डिपॉजिटेड है तो इसका मतलब है कि नॉर्मली ये होगा ना, जब रिसीव हुआ तो चलिए हमने कहा जी कैश टू डेटर और बाद में वो डिपॉजिट हो गया तो कैश क्रेडिट हो गया और बैंक बढ़ गया, बैंक डेबिट हो गया, बैंक टू कैश, तो कैश एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, तो कैश कैश तो कट गया ना, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक टू डेटर। मतलब कि यहाँ इसमें थोड़ा गैप था तो अलग अलग एंट्री आ गई, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो एक बार कैश डेबिट एक बार क्रेडिट, तो ये कट गया ना, तो पीछे क्या बचा, बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट। इट मींस कि आपके पास ये एंट्री आती है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो यहां पर रिसीव्ड जैसे मिला है डिपॉजिट करा दिया, अब आपको कैश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश आया गया खत्म हो गया। सिंपल आपके पास क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, रिसीव हुआ है और डिपॉजिट हो गया है, सिंपल इज दैट। तो क्लियर होगी ये बात। उसके बाद नंबर 4 है बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली चार्जेस हमारे एक्सपेंस होते हैं तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और चूंकि बैंक से ये डिडक्ट हुए हैं तो बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है, तो जब वो डिडक्ट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, जब कम होगा तो हमारा एसेट कम होगा, एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब आपने याद ये रखना है असल में ये कैश बुक में हो रहा है सारा कुछ, कैश बुक के तहत हम कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर इसको एंट्रीज की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि कैश बुक क्या हुई होगी, इस चार्जेस की वजह से क्रेडिट हुई होगी, यानी उसकी पेमेंट साइड पे आया होगा, और नाम किसका आया होगा, बैंक चार्जेस का। बस यही याद रखना है कि अगर बैंक चार्जेस डिडक्ट हो तो बैंक क्रेडिट होता है, बैंक चार्जेस जब यानी जब भी बैंक चार्जेस होंगे, बैंक से कोई पेमेंट होगी तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। हम क्रेडिट करेंगे, बैंक वाले उसे क्रेडिट नहीं करते, वो उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक पर लाइबिलिटी है और हमारा बैंक बैलेंस एसेट है। हमारा अगर कैश बैंक में जाता रहेगा, हम डिपॉजिट कराते जाएंगे तो हमारा एसेट बढ़ता जाएगा, लेकिन बैंक का साथ एसेट नहीं बढ़ेगा। अलग बात है कि उनके पास कैश बढ़ रहा है, उनका एसेट बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो उन पर लाइबिलिटी बढ़ रही है, उन्होंने वो पैसे हमें रिटर्न करने हैं, वापस करने हैं, तो उन पर लाइबिलिटी बढ़ती है, हमारा एसेट बढ़ता है तो उनकी लाइबिलिटी बढ़ती है। वो अलग बात है कि एक तरफ हमारा भी एसेट बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ हमारे पास एक एसेट कम हो रहा होता है, यानी कैश हमारे पास से जा रहा है, एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है। तो ये बात यकीनन आपको समझ आ रही होगी जो मैं कह रहा हूं। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया जी बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय द बैंक। 5वीं है एंडोर्समेंट ऑफ चेक टू द क्रेडिटर। आपको एक चेक रिसीव हुआ है और आपने उसको
डेटर से आपको एक चेक मिला और आपने क्रेडिटर को दे दिया है, एंडोर्स कर दिया। अच्छा, एंडोर्समेंट का मतलब ये नहीं कि आपका अपना चेक था। आप अपना चेक अगर इशू करके दोगे तो उसमें आपका क्रेडिटर क्रेडिट होगा और आपका बैंक जो है, जो क्रेडिटर है वो डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने पेमेंट की है उसको। अगर आप उसको खुद से चेक अपनी यानी चेक बुक से आप उसको चेक इशू करते हो तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये आपने एंडोर्स की है, अपना चेक थोड़ी एंडोर्स होगा, अपना तो इशू होगा ना। अब एंडोर्स का मतलब है कि चेक किसी से आपको मिला है, तो जिससे मिलता है चेक वो हमारा डेटर ही तो होता है। मतलब उसने हमने पैसे उससे लेने थे, उसने हमें चेक दे दिया, वही वाला चेक हमने क्रेडिटर को दे दिया है। अब जब हमने क्रेडिटर को दे दिया है तो इसका मतलब क्या बनेगा कि लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ हमारा एसेट भी कम हो गया। एसेट किस नाम से था? डेटर के नाम से। लायबिलिटी किस नाम से थी? क्रेडिटर के नाम से। लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट होगी, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट होगा। मतलब एंट्री क्या बन जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट टू डेटर अकाउंट। इफ देयर इज अ नेम ऑफ असलम एंड अकरम, फॉर एग्जांपल कि असलम जो है वो हमारा क्रेडिटर है तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी असलम अकाउंट, और अगर हमारा डेटर अकरम था तो एंट्री बन जाएगी असलम अकाउंट टू अकरम अकाउंट। व्हाटएवर द नेम इज गिवन इन द प्रॉब्लम, यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ दोज पर्संस, डेटर एंड क्रेडिटर के जो भी नाम है तो आप यूज करोगे। बात समझ लगी होगी कि हमारा क्रेडिटर टू डेटर अकाउंट आ जाएगा इन केस ऑफ द एंडोर्समेंट ऑफ द चेक। सो बीइंग द चेक एंडोर्स टू द क्रेडिटर। ये बात समझ लगी। पांचवी और छठी है जी आपके पास डिपॉजिटेड चेक रिटर्न डिसऑनर। हमने एक चेक डिपॉजिट कराया था पीछे बैंक के अंदर, डायरेक्टली हमने यहाँ पर डिपॉजिटेड ये वाला कि चेक रिसीव्ड और डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक बैलेंस हमने बढ़ाया था, डेटर को कम किया था। अब वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर क्या हुआ है कि मतलब उसके अकाउंट से पैसे हमारे पास आने थे लेकिन वो तो आए नहीं। तो हम क्या करेंगे? वही जो ऊपर हमने एंट्री पास की सो रिवर्स कर देंगे। हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया था कि बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, लेकिन वो तो बढ़ा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? अपना बैंक बैलेंस जो हमने अपने बुक्स में बढ़ा रखा है अब उसको हम कम कर देंगे। एसेट जिसे हमने, हालांकि एसेट इनफैक्ट बढ़ा नहीं था लेकिन हमने तो लिखा हुआ था ना उसको एसेट बढ़ गया, यानी बैंक बैलेंस हमने डेबिट कर दिया। अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे और जो डेटर है जिसको हमने खत्म किया था कि जिसने हमें चेक दे दिया है तो हमारा एसेट खत्म हो गया, लेकिन इनफैक्ट वो डिसऑनर हो गया। मतलब अभी उससे दोबारा पैसे लेने हैं, वो दोबारा हमारा डेटर बन जाएगा। सो डेटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब अगर डिपॉजिटेड चेक जो है वो डिसऑनर हो जाए तो बैंक क्रेडिट होता है। इस तरह करके आपको लास्ट पे इस पॉइंट को याद रखना है। ये वाला पॉइंट आपको काम आएगा आगे बीआरएस के अंदर। ले जी, बीइंग द डिपॉजिटेड चेक रिटर्न डिसऑनर। सातवीं है जी एंडोर्स्ड चेक रिटर्न डिसऑनर। जो एंडोर्स किया था वो रिटर्न हो गया डिसऑनर। अच्छा देखिए, जब एंडोर्स किया था तो हमने डेटर का चेक ही तो दिया था, तो हमने इधर डेटर को कम किया था, उधर हमने अपनी लायबिलिटी। अब वो उस बंदे ने हमें बताया कि भाई जो तुमने चेक मुझे दिया था वो डिसऑनर हो गया है, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई है। अब इसका मतलब हमारे पर लायबिलिटी दोबारा बन गई और उसको हम एसेट दोबारा कंसिडर करेंगे डेटर को। तो एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। मतलब डेटर से दोबारा पैसे लेने और क्रेडिटर को हमने देने हैं क्योंकि जो चेक आया था वो तो डिसऑनर हो गया है। सो बीइंग द एंडोर्स्ड चेक रिटर्न डिसऑनर। और उसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में हमने पैसे जमा कराए। अब जब बैंक में पैसे जमा कराए हैं तो बिजनेस से पैसा कम हुआ और बैंक बैलेंस जो है वो हमारा बढ़ा। अब कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। ऐसी आपके पास जो ट्रांजैक्शन की एक ऐसी एंट्री या एक ऐसा चेंज जिसके अंदर एक एसेट बढ़े और एक एसेट कम हो, उसे कहते हैं हम क्वालिटेटिव चेंज। जिसके अंदर टोटल एसेट्स तो उतने ही रहें लेकिन अंदर जो है वो एक एसेट बढ़ जाए एक एसेट कम हो जाए, टोटल उतने ही रहेंगे। जितने अमाउंट से एक एसेट बढ़ा उतनी अमाउंट से कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी 5 ऐड किए 5 माइनस कर दी, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एक एसेट बढ़ा। कौन सा एसेट बढ़ा? बैंक। तो बैंक एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया। कैश हमारा एसेट था वो कम हो गया, जब वो कम हो गया तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। सो बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सो दिस इज कॉल्ड अगेन द कॉन्ट्रा एंट्री इन विच द बैंक एंड द कैश आर इन्वॉल्विंग. And this particular entry is recorded on the both side of the cash book. On the debit side mean the receipt side and the credit side as well on the payment side. Payment and receipt side दोनों तरफ रिकॉर्ड होती है. That's why the entry is called contra entry and both the accounts cash and the bank are the contra accounts to each other. Number 9, cash withdrawn from bank for business use. Cash आपने withdraw किया है बिजनेस यूज के लिए. अब बैंक से आपने पैसे निकलवाए. जब बैंक से पैसे निकलवाए हैं और बिजनेस यूज के लिए निकलवाए हैं तो बैंक बैलेंस कम हुआ होगा और कैश बढ़ा होगा. कैश बिजनेस में आया तो एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम, क्वालिटेटिव चेंज. और कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो क्या होगा? कैश बढ़ा और बैंक कम हो गया. सो बीइंग द कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, ये बिजनेस में पैसा आया है. अगली एंट्री जो 10वीं है वो कहता है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल.
पर्सनल यूज, ये बैंक से ही है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये बैंक से पैसे निकलवाए हैं आपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल का यूज का जब भी मतलब आता है ना, तो इसका मुराद होता है ऑनर ने निकलवाए, उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकलवा लिए। अब वो अपने बच्चों की फीस उसमें से पे कर दे या जो भी कर दे, हमने ये ट्रीट करना है, वो जाके सिनेमा हॉल मूवी देख ले या खाने पे चला जाए या व्हाट्सएवर, ज्वेलरी का सेट लेके दे दे बेगम को, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि मालिक बिजनेस से पैसा निकलवा रहा है, तो मीन्स कि उसकी ड्राइंग है, मतलब उसका कैपिटल कम होगा, क्योंकि ड्राइंग इज द कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ द कैपिटल। ये कैपिटल का कॉन्ट्रा है, क्योंकि कैपिटल को ये कम करता है। तो अब यहां पे क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, और ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, और बैंक से चूंकि पैसे कटे हैं तो ये क्रेडिट, मतलब आप कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश ठीक है बैंक से कैश आया है लेकिन वो मालिक को गया है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट यहां पर करेंगे, कैश को डेबिट नहीं करेंगे। बीइंग द विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश आपने विड्रॉ किया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए। हाँ, अगर वो बिजनेस से कैश निकलवाता तो फिर एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जाना था। 11वीं ये जो ट्रांजेक्शन और एंट्री है यहां पर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर टू आवर बैंक, उसने हमारे बैंक में डायरेक्टली, मतलब उससे हमने पैसे लेने थे कस्टमर से, उसने कहा कि चले इनको क्या देने, उसको अकाउंट नंबर पता था, वो गया और उसने उसमें डिपॉजिट करा दिया। अब हमें तो नहीं पता उसने डिपॉजिट करा है कि नहीं, वो तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आई तो हमें पता चला कि कस्टमर ने जी, वो जो हमारा डेटर था उसने बैंक में पैसे जमा करा दिए, हमने कॉल पे कंफर्म किया, उसने हाँ मैंने डिपॉजिट करा दिए थे, उसने हमें स्लिप भी व्हाट्सएप कर दी। अब हमें पता चला, अब हम अकाउंटेंट को कहेंगे लो जी ये एक वाउचर है, इसका प्रिंट आउट लो, साथ लगाओ, ये डिपॉजिट हुआ है और इसकी एंट्री पास कर दो। अब ऑब्वियसली अकाउंटेंट क्या करेगा, डेटर था उसके पास जिससे पैसे लेने थे, अब वो डेटर कम हो गया क्योंकि उसने पैसे दे दिए, अब वो डेटर जो है, नाम है तो नाम आएगा, नहीं तो डेटर आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ बैंक बैलेंस चूंकि बढ़ा है और रियल में बढ़ा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट। मीन्स कि जब कस्टमर डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कराता है तो बैंक बैलेंस डेबिट होता है कैश बुक के अंदर। सो बीइंग द कैश डिपॉजिटेड बाय डेटर डायरेक्टली। उसके बाद जी इंटरेस्ट रिसीव्ड और बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट बैंक के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बैंक डिपॉजिट पर रिसीव हुआ तो बैंक में ऐड हुए होंगे, तो बैंक बैलेंस बड़ा होगा, इंटरेस्ट हमारा चूंकि रिसीव हुआ है तो मीन्स कि ये हमारा रेवेन्यू है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। तो ये बात समझ लगी होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट है ये भी होगी 13, एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ। होता है ना कि हमने उसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे हैं बैंकों के लिए, आपने सैलरी, फलां बंदे की सैलरी आए तो आपने सैलरी यहाँ से पे कर देनी है, फलां बंदा है उसका कमीशन है, इस डेट पर आपने उसको इतना कमीशन जो है वो उसको पे कर देना है, फलां बच्चों की जो फीस है वगैरह, अगर ऑनर की अपनी है तो ड्राइंग किस तरह चलेगी, या बाकी किसी को बिजनेस का कोई एक्सपेंस है तो वो पेमेंट अगर बिजनेस बैंक अकाउंट से होता जाएगा तो हम उसको रिकॉर्ड करते चले जाएंगे और बैंक बैलेंस कम होता जाएगा और वो जो एक्सपेंस है वो डेबिट होता जाएगा। मीन्स कि जनरली एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट से मुराद है यानी जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल सैलरी है और वो बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे हुई है, एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई इंटरेस्ट पे हुआ है बैंक से तो इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कमीशन पे हुआ है तो कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सो व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस देयर, एक्सपेंस जो है वो डेबिट होते हैं तो आपने क्या कर देना, उनको डेबिट कर देना, बैंक बैलेंस कम होगा तो ये यहाँ पर इस तरीके से मीन्स कि अगर बैंक से कोई पेमेंट हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। सो बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। एंड द लास्ट वन दैट इज द 14, तो इसको अगर आप देखें जी कि इसमें वो क्या बात कर रहा है, इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब आपका बैलेंस सपोज कर लें कि पड़ा हुआ था जी 20,000, आपने चेक भेज दिया 25,000 रुपए का। अब बैंक क्या करेगा, आपकी गुडविल की बेस पर अच्छा कस्टमर है, रेगुलर है, बिजनेसेस होते हैं तो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। वो लिमिट होती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, या उसकी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं या वैल्यूड कस्टमर की बेस पर जो उसकी कैटेगरी है उसको फिर वो चेक को डिसऑनर नहीं करते, उसकी पेमेंट कर देते हैं। अब 25,000 का चेक किया, उन्होंने कॉल कर दिया कि सर, या वो कंफर्मेशन दे देंगे कि आपके अकाउंट को जो है वो बैलेंस कम था लेकिन चेक को डिसऑनर नहीं किया गया, आपके कम बैलेंस की वजह से ऑनर कर दिया गया। 20,000 पड़े थे, 25 उन्होंने दे दिया, मतलब 5,000 बैंक ने अपनी तरफ से पे कर दिए। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी ड्रॉ कर लिया ज्यादा। अभी हम बिजनेस पर लाइबिलिटी बन जाती है, बिजनेस पर क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी 5,000 रुपए की। अब इस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बैंक जो है इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो लाइबिलिटी पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। लाइबिलिटी पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। अब यहां पर क्या बनेगी एंट्री, एक्सपेंस है तो इसका मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक से ये पैसे कटने हैं या हमने बैंक को ये पैसे देने हैं तो इसका मतलब है ये कि आप क्या क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट।
तो बीइंग द इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डिडक्टेड बाय द बैंक। अब यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर बीच में पूछते होते हैं कि अच्छा ये बताएं जी कि जो बैंक बैलेंस होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है या एक्सपेंस होता है? तो आंसर ये नहीं है कि जी रेवेन्यू होता है क्योंकि बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, ना ये होता है कि जी एक्सपेंस होता है उसके अंदर। आंसर देने से पहले ये पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि जो बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है वो कौन सा है, मतलब वो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है हमारा बैंक में या क्रेडिट पड़ा हुआ है। अगर तो डेबिट पड़ा हुआ है हमारा अपना है तो इसमें एसेट है, फिर उस पर जो इंटरेस्ट है वो हमें रेवेन्यू है, वो हमारा रेवेन्यू है, बैंक बैलेंस मजीद बढ़ेगा और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट है और उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट पर अगर इंटरेस्ट आएगा तो फिर वो हमारा एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा और बैंक से पैसे मजीद जो है वो हमारे कम होंगे यानी क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब वो भी हमने पैसे बैंक को देने हैं। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, नील भी आ सकता है। लेकिन कैश का बैलेंस, कैश का जो हमारे पास कैश होता है उसका या तो बैलेंस हमारी बुक्स के अंदर डेबिट होता है या जीरो होता है, लेकिन कभी भी क्रेडिट नहीं होता। ये पिछली भी कुछ वीडियोस के अंदर हमने बात की हुई है। लें जी, ये थी वीडियो और उम्मीद करते हैं 14 जो भी ट्रांजेक्शन आपको अच्छी तरह समझ लगी होंगी। अगर आपको अच्छी तरह ये समझ लगी है तो यकीन जानिए अब आपके लिए BRS कुछ मुश्किल नहीं है। तीनों मेथड है, सिंगल बैलेंस, डबल बैलेंस और रिवाइज्ड, इन तीनों तरीकों से हम इसको करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो बस ये था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की तो आप मल्टीपीडिया चैनल जो है इसकी वीडियो को फिर लाइक कर लें और शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप डिसलाइक कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।